अब चलिए, अब कंसंट्रेट हो जाते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल पे। अब हम लोग कंसंट्रेट हो जाते हैं एंगल साइड एंगल पे, ठीक है ना। तो देखिए, एंगल साइड एंगल में साफ दिख रहा है तो आपको कि साइड जो है एक ठो है, एंगल जो है वो दो ठो है। तो आप एक दिमाग में हमेशा रफ फिगर बनाए रहना, एक हमेशा छोटा छोटा सा ऐसे एगो एगो ऐसे, बस दो फिगर बनाने के बाद अगर दो एंगल है तो दो गो एंगल लगातार लिख लो कोई भी। जैसे हम ये वाला एंगल लिख लिए और ये वाला एंगल लिख लिए। तो अब किस साइड की बात होगी बोलो, एक लाइन की, दो लाइन की, तीन लाइन, बताओ। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अगर दो फिगर तुमने फटाक से ये दिमाग में रखा तो तुरंत अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो दो एंगल तो बराबर हो गए। अब साइड तो हमारे पास ये भी है, एक लाइन भी है, दो लाइन भी है और तीन लाइन भी है। तो अगर हम पूछेंगे कि कौन सा साइड तुमको देखना उचित रहेगा ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को अप्लाई करने के लिए, तीन लाइन वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी फिगर में अगर बनेगा तो तुम अपने दिमाग में ये कंसंट्रेट कर लेना कि भाई हम ई एंगल बराबर की है तो इस एंगल को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको फोकस्ड है ये एंगल देख लिए तो हमको ये साइड और ये साइड देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको फोकस्ड करना है ये जो साइड है इनके बीच वाला साइड, उस पे, क्योंकि ये साइड तो बाहर हो जाएगा। समझ रहे बात को। लेकिन क्या अगर ये एंगल भी बराबर हो जाएगा इस एंगल के, मान के चलिए, तो क्या, और ये साइड बराबर है तो क्या ये नहीं लग जाएगा एंगल साइड? क्योंकि एंगल साइड एंगल में साइड बीच में होना चाहिए, लेकिन एंगल साइड में क्या होना चाहिए भैया, दोनों एंगल के बाहर भी साइड होगा तो चलेगा। इसका भी फिगर बना देते हैं। जैसे ये फिगर बनाए, एक ठो दो ठो ये बना दिए। मान लो एक ABC हो गया और एक DEF हो गया। अब हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, दो वाला दो के बराबर, एक वाला एक के बराबर। अब तो यहाँ साइड बीच में नहीं है, दोनों एंगल लगातार है, दोनों एंगल लगातार है और उसके बाद साइड है। तो या तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा तो एंगल साइड कहोगे, या एंगल साइड ये कहोगे अगर ये बराबर होगा तो। समझ रहे बात को। उस समय चाहे एक लाइन ये बना दिए तो ये लाइन के बराबर होगा, तो इधर से भी देखोगे तो एंगल साइड हो जाएगा, क्योंकि साइड बीच में आ रहा है तो वो एंगल साइड एंगल नहीं बोल रहे हैं। या फिर यहाँ से अगर देखो तो एंगल साइड बोल सकते हो। मतलब ये हुआ कि एंगल साइड और एंगल साइड एंगल दोनों यूज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे सोचो ना कि अगर दो एंगल हम बराबर कर पा रहे हैं, समझना ध्यान से, दो एंगल अगर हम बराबर कर पा रहे हैं तो हमारा कोई भी साइड अगर एगो बराबर कर देंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चाहे कोई भी साइड, ये वाला कर ले, चाहे ये वाला कर ले, चाहे ये वाला कर ले। क्योंकि अगर ये वाला साइड के बराबर अगर कर पा रहे हैं आप तो लग जाएगा क्या, एंगल के बीच में साइड है तो एंगल साइड एंगल। और अगर आप ये लेंथ को इस लेंथ के बराबर कर पा रहे हैं तो ये लेंथ अगर इस लेंथ के बराबर आया तो दोनों एंगल के बाहर हो गया साइड। तो पहले दोनों एंगल लिखिए फिर साइड लिख लीजिए। या फिर अगर ये साइड को इसको बराबर नहीं कर पा रहे हैं, कोई थ्योरी नहीं लग रही है, अगर इसको इसके बराबर कर पा रहे हैं तो आपकी क्या लग जाएगी उस समय, बता दीजिए फटाक से। इधर से आप देखोगे एंगल साइड। बात समझ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बोलेगा कि सर साइड एंगल होता है कि नहीं होता है, तो क्या बोलोगे, होता है कि नहीं होता है साइड एंगल? अरे होता है भाई दोनों से भी है ना। इसमें कोई अंतर है क्या? ये भी बोल रहा है कि साइड दोनों एंगल के बाहर है, ये भी बोल रहा है कि दोनों साइड, एक साइड जो है वो दोनों एंगल के बाहर है। बात एक ही है, अलग नहीं है। समझ रहे हो। तो अगर ये केस कब क्रिएट होगा, जब तुम दो साइड बराबर नहीं कर पा रहे हो, मात्र और मात्र दोनों ट्रायंगल में कितना भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, कितना भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, बराबर सब है,
लेकिन तुम कर पाओ तब तो। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो प्रूफ होने के बाद सब बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच के देखो, हो जाएगा ना। लेकिन तुम लिख किसे पा रहे हो, किसे बराबर कर पा रहे हो? तो अगर तुम मात्र एक साइड कोई भी बराबर कर ले रहे हो, मान लो हमने ये साइड और ये साइड बराबर कर रखा है एक लाइन वाला एक लाइन से, तो निश्चित रूप से अब कंसंट्रेट करना है दो एंगल पे, क्योंकि एक साइड से एक साइड केवल बराबर किए हो भाई, एक साइड से एक साइड बराबर किए हो। तो जब तक दो साइड बराबर नहीं होगा तो साइड एंगल साइड का तो बात ही नहीं उठता है, क्योंकि दो को साइड बराबर होगा तब ना एगो एंगल से काम चलाएंगे। हमारा एक ही साइड बराबर हुआ है, बस एक साइड, तो एक साइड में तो इन दोनों में आ जाएगा, एंगल साइड एंगल में और एंगल एंगल साइड में। तो अब तुम्हें कंसंट्रेट हो जाना है कि हमको किसी तरह से दो गो एंगल को बराबर कर देना है। अब कोई भी दो हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो अब बोलो, ये वाला एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो गया, मान लो कर दिए, किसी तरह से दिया है या कंस्ट्रक्शन से, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन ज्योमेट्रिकल रिलेशन यूज करके, रही ज्योमेट्री से देखो ये एंगल बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, किसी भी तरह से। और ये एंगल को अगर इस एंगल के बराबर कर दिए तो ज़रा बताओ इसमें क्या लगेगा? दो गो एंगल बराबर हुआ है, एगो साइड बराबर हुआ है, तो दो AAS लगेगा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि दोनों एंगल के बाहर साइड है। चलो और अब आगे आते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि अगर हम BC साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखने की कोशिश करें तो उधर किसको देखना चाहिए? DE को देखना चाहिए कि EF को देखना चाहिए कि DF को देखना चाहिए? DF को। ये चीज़ भी बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, क्योंकि बच्चा कॉन्ग्रुएंट करना है ना फिगर को, तो कहेगा कि BC की लंबाई DE के बराबर है क्या, BC की लंबाई EF के बराबर है क्या? उसमें समय खपाने की क्या जरूरत है? वो दिख रहा है आँख से, वो आँख से दिख रहा है ना कि BC की लंबाई EF के कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए कि नहीं, हमें देखना किसे है, बराबर किसे करना है। तो इसीलिए अगर हम BC देखे हैं तो आप DF देखें, तो उसको देखो कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो BC के ऊपर और EF के ऊपर समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि EF को हम AB के बराबर देखते हैं कि बराबर है कि नहीं, किसी तरह से। EF को अगर कभी भी दिमाग में घुसना चाहिए तो वो AB घुसना चाहिए कि नहीं, हम AB और EF को बराबर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि EF को हम फिर से AC के बराबर देखना शुरू कर देंगे, कभी बराबर होगा ही नहीं। समझ रहे बात को? कभी बराबर होगा ही नहीं। चलिए, तो अब हम यही बोल रहे थे कि जो कंपेरेबल लगेगा उसको ही देखेंगे और उसके बाद ही अपना थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे तो ये समझ में आ गया, एक साइड के बराबर। अब मान लीजिए आपको ये एंगल जो है अगर देखना होगा कि किसके बराबर है, तो आप किसके बराबर देखने की कोशिश करोगे? अगर हम बोले कि एंगल C के, पक्की बात है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, वो आपका ये जो दो लाइन और दो लाइन है उसके बीच बन रहा है, और साथ में मझला, जो मझला साइड है, मझला का मतलब हुआ कि मिडिल वाला जो बड़ा है, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच में लाई करने वाला। तो ये सबसे बड़ा था मान के चलिए, और ये सबसे छोटा था, इसके बीच में लाई करने वाला था। तो ये एंगल की बात होगी, तो इसी एंगल को देखोगे कि वो कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब अप्लाई करते समय अब कोई कहेगा कि सर हम ये वाला एंगल देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसको। हाँ, अब एक अलग बात है कि एक ही साइड बराबर किए हो तो एक और एंगल देखना पड़ेगा। तो मान लो तुम ये एंगल देख लिए, एंगल B को, तो उधर किसके कौन सा एंगल देखोगे? सबसे छोटी लाइन और सबसे बड़ी लाइन। सबसे बड़ी लाइन, दो लाइन वाला, और सबसे छोटी लाइन के बीच वाला एंगल को ही देखोगे कि वो बराबर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या गिवन है कि नहीं है, या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन से उसे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। समझ रहे बात को? और बाय द वे तुमने कर लिया तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा इसमें कॉन्ग्रुएंसी का? बिल्कुल सही जवाब। तो ये दोनों क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब वो तो बहुत आसान है, दोनों साइड वाला सीधा देख लेना कि तीनों साइड के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, अब हम साइड पे आते हैं। बस इसमें ये बस समझ लीजिए कि आपको ये देखना होगा कि सबसे छोटा ही साइड उधर भी सबसे छोटा साइड के बराबर है कि नहीं। कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, अगर हम बोले कि AB किसका कॉरस्पॉन्डिंग लग रहा है, किसके बराबर लग रहा है, DE के कि DF के कि EF के, बताओ।
DE के। तो कभी भी तुम्हारे जब क्वेश्चन बनाते समय तुम अप्लाई करोगे दिमाग को, तो ये कभी नहीं सोचोगे कि क्या AB को देखते हैं तो GF के बराबर है कि नहीं। तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी लंबाई और सबसे बड़ी लंबाई है, कहाँ से बराबर होगा, तो उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप AB को DE के बराबर कर पा रहे हो तो अब आगे बढ़ो, नहीं तो इस माने साइड से नहीं होगा, कह सकते हैं। तो अगर ये बराबर कर लो, फिर सबसे बड़ी लंबाई को जो है सबसे बड़ी लंबाई के बराबर अगर गिवन इन्फॉर्मेशन से चाहे कैसे कर लो, और तीसरा साइड को भी अगर तुम बराबर कर लिए, तो अगर तीनों साइड के बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक और बात बताओ कि सबसे पहले हम बोलें, इसमें हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे लेंगे। अगर हम बोले कि आप बताओ कि AB की लंबाई किसके बराबर लग रही है, उसमें DE के बराबर लग रही है कि EF के कि DF के, ऑफ कोर्स DE के। अब हम बोले कि BC किसके बराबर लग रहा है, BC DF के, और AC किसके बराबर लग रहा है, EF के। तो लग गया साइड। चलो इसमें बता दो आप हमें कि ये जो है ना ये जो AC है ना वो किसके बराबर लग रहा है आपको, DE के। सबसे बड़ी लंबाई आपकी BC है, वो किसके बराबर लग रहा है आपको, DF के। और अगर हम AB की बात करें तो वो इसके बराबर है आपके। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये समझ गए, लिखते समय अगर हमने गलती से ये लिख दिया, गलती से क्या सही लिख के हमने ABC लिख दिया, तो जरा बताओ उधर क्या लिखेंगे। अगर ABC लिख दिया तो पकड़ने की कोशिश करना, AB जो लाइन है उधर किसके बराबर होगा, या तो EF के या तो FE के, यही होगा ना। तो EF मान लो हम लिख देते हैं, तो EF लिखने के बाद हम अगला बचा हमारा D, उसको लिख के ज़रूर चेक कर लेंगे कि क्या FD जो है वो हमारा BC के बराबर है कि नहीं। FD किधर है, FD उधर है, तो F से D तक 2 लाइन है, और यहाँ C से B तक 2 लाइन है। बिल्कुल सही जवाब, 2 लाइन वाला 2 लाइन के बराबर, तीसरा अपने आप सेट हो जाएगा। AC की लंबाई कै को लाइन वाला है, 1 लाइन वाला है, तो उधर ED की लंबाई 1 लाइन वाली होनी चाहिए, तो ED की लंबाई 1 लाइन वाली है, सब सेट है। समझ रहे हो ना आप, सब सेट कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें बता दो, अगर इसमें हमने मान लो गलती से लिख दिया BAC, ट्रायंगल BAC, तो कॉन्ग्रुएंट करते समय अगर हमने BAC लिखा है तो उधर क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो BA की लंबाई किसके बराबर है, DE के, और नहीं तो ED के। दोनों लिख लो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो DEF लिख लो। तो DEF लिखोगे तो EF जो है सेकेंड लास्ट, इधर सेकेंड लास्ट के बराबर होनी चाहिए, तो EF AC के बराबर है। देखो तो EF 3 लाइन वाला था, और AC भी 3 ही लाइन वाला था ना, क्योंकि 2 लाइन वाला 1 लाइन वाला तो बना दिए थे। समझ में आ गया बात। अब सबसे लास्ट आते हैं RHS, वो सबसे ईजी है। इसमें देखिए, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इसमें सबसे पहली बात कि इसमें एक राइट एंगल तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले अगर कॉन्ग्रुएंसी RHS से अगर हो रही होगी तो एक एंगल को राइट एंगल होना पड़ेगा। एक पहली बात ये ध्यान रखना कि एक राइट एंगल है तो हम ये भी लगा सकते हैं, साइड एंगल लगा सकते हैं कि नहीं, जो कि होता नहीं है। इसमें कहीं भी साइड एंगल नहीं होता है। लेकिन अगर एंगल तुम्हारा राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो साइड एंगल हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो यहां पे जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री वाला, उसके बाद हाइपोटेनस भी एक साइड ही तो होता है, हाइपोटेनस, और एक साइड तो है ही है। तो राइट एंगल के सामने साइड हुआ, एगो साइड और कोई भी ले लो। तो अगर हम बोले तुमसे कि AB का कंपेरेबल कौन है उधर, तो AB का कंपेरेबल का EF है कभी भी, तो इसका मतलब AB को कभी भी देखना होगा उधर तो हम DE के बराबर देखेंगे। तो अगर ये दोनों बराबर है तो देखो, तो दोनों साइड के बीच में एंगल है कि दोनों साइड के बाहर में एंगल है, सोच के देखो।
ये जो एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ये एंगल दोनों बाहर है, तो बाहर है तो हम साइड साइड एंगल ही बोलेंगे ना, या एंगल साइड साइड बोलेंगे। तो एंगल साइड साइड तो हम पढ़े हुए थोड़ी हैं, चाहे साइड साइड एंगल थोड़ी पढ़े हुए हैं, ये होता ही नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एंगल क्या डिग्री का हो, और तब उसको नाम दिया जाता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, याद रखिएगा। तो अगर आप ये सोचो कि तुम्हारे पास दो साइड बराबर अगर आ चुका है, अगर मान लो कि ये साइड उधर किसके करस्पॉन्डिंग लग रहा है बताओ तो, AC किसके करस्पॉन्डिंग लग रहा है, ये 90 डिग्री है ध्यान रखना, और ये 90 डिग्री है। तो अगर हम बोले AC किसके कंपेरेबल लग रहा है, DE के। तो अगर ये साइड बराबर हो गया मान के चलो, और ये साइड के बराबर हो गया मान के चलो, हाइपोटेनस, तो दो साइड के बराबर होने के बाद तुम अगर एक एंगल बराबर कर पा रहे हो, और वो भी कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, तो वो बराबर कर पा रहे हो, तो अगर तुम ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाओ कि ये 90-90 है, तब ये कह सकते हो कि RHS से हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल को बराबर कर पा रहे हो और ये नहीं प्रूफ कर पा रहे हो कि ये राइट एंगल भी है, तो दो साइड के बाहर जो एंगल होता है साइड एंगल, वो एंगल अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ गए बात को? तो क्या सीखे यहाँ से, ये सीखे कि दो साइड अगर बराबर हो रहा है और एंगल अंदर का नहीं बराबर हो पा रहा है, दोनों के बीच का एंगल नहीं बराबर हो पा रहा है, तो साइड तो लगेगा नहीं। तो अगर एंगल एगो बाहर का अगर कोई भी, ये बराबर हो जाए चाहे ये बराबर हो जाए, दोनों फिगर में का, तो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि क्या वो 90 डिग्री तो नहीं ना है, और जैसे ही 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगा देंगे। समझ गए बात को? अब चलिए, अब इसमें बताओ मैंने हाइपोटेनस कौन है, अगर BC को हाइपोटेनस ले, उधर हाइपोटेनस कौन होगा, DE होगा कि EF होगा कि DF होगा, DF होगा। राइट एंगल हाइपोटेनस को पहचानने का दो तरीका, सबसे लॉन्गेस्ट साइड या 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस के बराबर। एक साइड कोई भी किसी के बराबर कर लो, मान लो हम ये AB साइड ले लिए, तो उधर किसके कंपेरेबल है वो, EF के। तो ये हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो RHS से कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, अगर आपने ABC लिखा है कॉन्ग्रुएंट, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले देखो एंगल A पे 90 डिग्री है ना पहले नंबर पे, तो ऑर्डरिंग करते समय उधर कौन सा एंगल पहले रखेंगे, E रखेंगे ना। अब यहाँ पे अगर AB है तो AB छोटी लंबाई थी, तो EF लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? चलिए इसमें मान लो हम लिख देते हैं CAB। अगर हम ट्रायंगल इधर लिख दिए गलती से CAB, तो कॉन्ग्रुएंट करते समय अगर CAB लिखे तो सबसे पहले 90 डिग्री A पे है, बीच में है, तो उधर बीच में हम E लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि CA की लंबाई किसके बराबर है, CA की लंबाई हमारा ED के बराबर है, तो E लिख चुके हैं तो D यहाँ लिख देंगे पहले, क्योंकि C पहले लिखे हैं, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? ये हो गया क्या, ये बात समझ में आया? तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, यही सब अप्लाई करना है आपको। और दो छोटी छोटी बातें और है, वो भी ध्यान दे लो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार यूज होता है, इसीलिए उस चीज़ को भी देख लो, एक ही साथ हो जाएगा तुम्हारा। और वो चीज़ें क्या हैं देखो, कभी भी अगर एक ट्रायंगल में, सुनना ध्यान से, कभी भी तुम्हारा एक ट्रायंगल में अगर दो को साइड तुम्हें बराबर नज़र आ गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो तुरंत इस साइड के अपोजिट एंगल ये ले लेना, इस साइड के अपोजिट एंगल, देखो अपोजिट एंगल मतलब सामने, तीन वो एंगल है ना, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3। तो हम बोलेंगे कि अगर तुम्हारे पास अगर ABC एक ट्रायंगल है, तो AC के सामने एंगल कौन हुआ, तो 1 और 3 तो अगल बगल वाले हुए, तो सामने 2 हुआ, तो तुरंत तुम एंगल 2 को AB के सामने वाले एंगल 3 के बराबर कर लोगे। मतलब ये लिख सकते हैं कैसे, कि दोनों साइड बराबर दिए गए हैं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, दो अगर साइड बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होंगे।
अगर मान लो बाय द वे तुम्हें कभी दो एंगल बराबर दिए गए हों, ये वाला और ये वाला, तो तुरंत तुम क्या कर सकते हो, कौन कौन सा साइड, ए बी साइड ए सी के बराबर होगा कि ए बी साइड बी सी के बराबर होगा? हाँ, क्योंकि एंगल जो बराबर होता है ना दोनों, उसके सामने का साइड, ये तो अगल बगल के साइड हो गए, इस एंगल को बनाने वाले में ए बी सी और ए बी अगल बगल वाले साइड हो गए, तो सामने हो गया ए सी और वो बराबर हो जाएगा इस एंगल के सामने वाला ए बी के। और ये कैसे बराबर हुआ, तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स माने बराबर एंगल के सामने वाले साइड्स बराबर हो जाते हैं। और हमको ये इन्फॉर्मेशन गिवन था कि बी एंगल जो है वो एंगल सी के बराबर है। इसमें क्या गिवन था, ए बी बराबर ए सी है, और ए बी अगर ए सी के बराबर तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। कैसे लिखेंगे, एंगल्स, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। दोनों होता है ना कि साइड बराबर हुआ तो एंगल भी बराबर होगा, और एंगल बराबर हुआ तो साइड बराबर हुआ। तो ये कंप्लीट एक कह सकते हो कि तुम्हारा एक मतलब थ्योरी को हम एक साथ कर दिए, ताकि जितना ये अगर तुम 2-3 बार अगर देख लो ना, अगर जो हम बताए और क्वेश्चंस बनाना शुरू करो, तो दिमाग में तुरंत बातें आने शुरू हो जाएगी कि नहीं ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, सर ने ऐसे बताया था। तो इसीलिए आप इस वीडियोस को 2-3 बार देखोगे, ये पूरा साइड एंगल, साइड से लेके कहाँ तक, आरएचएस वाली क्राइटेरिया और 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी बताए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हुए तो 2 एंगल भी बराबर होंगे, 2 एंगल बराबर हुए 2 साइड भी बराबर हुए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।